9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का 100 दिन का काउंटडाउन का अंतिम माह चल रहा है। इस वर्ष का जो योगा का थीम है, टेकिंग योगा टू एवरी विलेज थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। इस वर्ष योगा के इस कार्यक्रम को G20 के थीम से भी जोड़ दिया गया है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ विथ प्रिंसिपल्स ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। योगा की जो एक्टिविटीज है एक क्रॉस द नेशन, पूरे भारत में 100 दिन का काउंटडाउन और 100 सिटीज और 100 ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसका मेन प्रोग्राम है। और योगा जो है मैनेजमेंट के लिए ये भारत के लगभग सभी डिपार्टमेंटों से, आयुष विशेषकर जो नोडल डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है आयुष के तरफ से, एवं वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, योगा के एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, योगा यूनिवर्सिटीज, योगा कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी एंड योगा कॉलेज, ये सभी संस्थाओं के माध्यम से योगा को विश्व लेवल पर या राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जैसा कि आयुष मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है और ये सक्सेसफुल योगा प्रोग्राम को करने के लिए ये विगत 8 वर्षों से भारत में अन्य विभागों, मंत्रालयों, संस्थानों के साथ एक दूसरे के सहयोग से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में योग के योगदान से विकास किया जा रहा है। योग कार्यक्रम ने विश्व के एक साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस तरह से हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 2015 से आप अगर 2023 तक देखेंगे, इसकी जो थीम है जैसे कनेक्ट द यूथ, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर पीस, क्लाइमेट एक्शन, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर ह्यूमनिटी, टेकिंग योगा टू एवरी विलेज थ्रू ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। ये भारत के प्रत्येक गांवों तक ग्राम सभा में इसको पहुंचाने के लिए ये सारे विभाग जो है बहुत सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। इसका मेन मैंने बताया कि योगा का मेन जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और अगर कोई उसकी बीमारी हो गई है तो उस बीमारी का चिकित्सा भी करना, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति केवल फिजिकली स्वस्थ रहने से स्वस्थ नहीं होता है, उसको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसको स्वस्थ होना जरूरी होता है। योगा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में और विशेषकर मन के स्वास्थ्य के बारे में यह ज्यादा जोर देता है, क्योंकि बीमारियों का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो मन ही है, जो मानसिक रूप से विकृति पैदा करता है, और जो मानसिक रूप से विकृति के बाद वो साइकोसोमेटिक डिजीज के रूप में वो शारीरिक बीमारियां भी डेवलप करने लगती हैं। तो इस योग चिकित्सा का मेन मतलब जो है सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो और कोई दुखी न हो। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए योग हमारे लिए जीवन रक्षक है। केवल योग शारीरिक एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है, मन को शांत करने और मन पर कंट्रोल रखने का बहुत महत्वपूर्ण एवं कारगर उपाय है। योगाभ्यास करने से पूर्व हमें क्या क्या करना चाहिए, इसको भी हम सभी लोगों को जानना चाहिए। जैसे शौच, सुबह उठने के बाद हर व्यक्ति को 4 से 5 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए, और उसके बाद शौच करने के बाद आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है या बावेल है एकदम क्लियर हो जाता है, और उसके बाद दातुन वगैरह गार्गलिंग करके मुंह को शुद्ध कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ नाक में कम से कम 2 बूंद तेल डालना चाहिए, जिससे अणु तेल है, कुछ नहीं है तो घस सरसों का तेल हर घरों में पाया जाता है। और जहां भी आप योगा अभ्यास करने जा रहे हैं वहां वातावरण खुला और शांत होना चाहिए। कपड़े कॉटन के और हल्के होने चाहिए। बीमारी की दशा में अगर क्रॉनिक डिजीज है या बहुत एक्यूट पेन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो योगा थेरेपी को करने से पहले योगा थेरेपिस्ट से या चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी होता है। बहुत आराम से, बहुत
बहुत जल्दबाजी से भी नहीं करना चाहिए। श्वास को बेवजह रोकना भी नहीं चाहिए। श्वास नाक से ही हमेशा लेने का अभ्यास करना चाहिए। शरीर को जकड़न से मुक्त रखने के लिए शरीर में कोई भी झटके से उसमें कोई एक्सरसाइज या योगाभ्यास को कभी भी नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास के समय अगर आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो शरीर के जॉइंट्स हैं, जो मसल से जुड़े हुए रहते हैं, उनको थोड़ा सा ढीला करने का एक अभ्यास करते हैं। जैसे सबसे पहले गर्दन को ढीला करने का अभ्यास करते हैं, उसके बाद दोनों कंधे के जॉइंट्स को ढीला करने का अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद गर्दन से लेकर के कमर तक जो ट्रंक मूवमेंट है इसको थोड़ा सा ढीला लूजिंग करने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद जो है हिप जॉइंट्स और नी जॉइंट्स को भी हम लोग इसको थोड़ा सा लूज करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्दन की एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सीधा सा सरल उपाय है। आप सीधे स्ट्रेट रूप में खड़े हो जाइए, दोनों पैरों के बीच में 2-3 इंच की दूरी हो और दोनों हाथ कमर पर आप रख लीजिए और उसके बाद हेड को सामने के तरफ जो है झुकाना है और जितना झुक सके उसको नीचे तक ले जाना है। फिर सेम इसको ऊपर ले जा करके फिर पीछे के तरफ झुकाना है। इसी तरह से जो राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग करते हैं, दाहिने के तरफ एक बार झुकाएंगे स्ट्रेट गर्दन को रखते हुए, धीरे धीरे दाहिने ले जाएंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर उसको बाएं ले जाएंगे। तो इस तरह से गर्दन को बेंडिंग जो 4 पोजीशन में हम लोग करके इसको रिलैक्स कर लेते हैं। इसी तरह से गर्दन को रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराने के लिए सबसे पहले हम गर्दन को लेफ्ट के तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट के तरफ देखेंगे और ठीक उसी तरह से फिर सामने लाएंगे और फिर गर्दन को राइट साइड के तरफ झुकाएंगे, जिससे गर्दन की मांसपेशियां और हड्डियां में एक रोटेशन से रिलैक्सेशन होता है। ठीक इसको एक दूसरा स्टेज और है, गर्दन को सीधे सामने ले जाएंगे और नीचे जो है जितना झुक सकता है झुकाते हुए इसको क्लॉकवाइज पूरा रोटेट कराएंगे झुकाते हुए और फिर इसको अपोजिट लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज भी इसको रोटेट कराते हैं। तो आप देखेंगे कि इससे जो है गर्दन की जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, ये काफी रिलैक्स स्थिति में आ जाती हैं। और इनको करने के लिए अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और इस तरह की कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उसमें इसको बड़े सावधानी के साथ और डॉक्टर की सलाह के साथ ही करना चाहिए। फिर शोल्डर का मूवमेंट बहुत आसान होता है। आप सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ को सामने स्ट्रेट पैरेलल जमीन के पैरेलल लाएंगे और उसके बाद धीरे से इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर के तरफ पूरा इसको स्ट्रेच करेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरा एक पोस्चर होगा कि दोनों हाथ को आप साइड में जमीन के पैरेलल ले जाएंगे और पहले राइट रोटेट करेंगे हाथ को और पूरा हाथ को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को पूरा पीछे देखेंगे, उसको ले जाएंगे और दाहिने अगर रोटेट कराते हैं तो बायां हाथ जो है आपका गर्दन तक टच करना चाहिए। सेम इसी तरह से आप लेफ्ट के तरफ करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है हमारा शोल्डर का जो मूवमेंट है वो काफी बढ़िया होता है। दूसरा एक और पोस्चर है कि दोनों हाथ को सामने साइड में फैलाते हुए फिर दोनों हाथ की जो अंगुलियां हैं ये कंधे के पास ले जाएंगे और दोनों एल्बो को सामने रखते हुए एक दूसरे से सटाते हुए इसको ठीक ऊपर के तरफ रोटेट कराएंगे और उसको पूरा एक राउंड में रोटेट करा देंगे और इसी को फिर जो है एंटी क्लॉक यानी अपोजिट डायरेक्शन में फिर रोटेट कराएंगे। तो इससे जो है शोल्डर की जो मसल्स हैं वो काफी रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी को अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उसमें थोड़ा सावधानी से करेंगे। ठीक इसी तरह से ट्रंक जो मूवमेंट है यानी गर्दन से लेके कमर के हड्डी तक, इसको मूवमेंट कराने के लिए आप पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी होनी चाहिए और उसके बाद दूरी करके इस तरह से खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आप दोनों हाथ को पैरेलल जमीन करके फैला लेंगे ऊपर और धीरे धीरे वो पीछे के तरफ मूवमेंट करेंगे और दोनों हाथ को पीछे के तरफ ले जाएंगे। तो इससे जो है आपका जो ट्रंक रीजन है जो इसका मूवमेंट
मूवमेंट होने से, इसमें एक्सरसाइज करने से मस्कुलर जो है जो प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाता है। और किसी भी अगर सीवियर बैकएक है तो उसमें थोड़ा सा इसको नहीं करना चाहिए, या वर्टिब्रल या इंटरवर्टिब्रल डिस्क अगर कोई डिसऑर्डर है या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये इस स्थिति में इन सब एक्सरसाइज को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फिर अब आता है कि लास्ट हिप और नी जॉइंट्स मूवमेंट। ये बहुत सा सिंपल और सरल है। इसमें जो है आप जैसे आप कुर्सी पर बैठते हैं या टॉयलेट में कमोड पर बैठते हैं, ठीक उसी पोजीशन में और हाथ को दोनों सामने पैरेलल, जमीन के पैरेलल रखते हुए आप धीरे धीरे उस पोस्चर में बैठेंगे जो स्क्वेटिंग पोस्चर होता है, और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे आप उसको खड़े होंगे। तो इस तरह से करने से कमर का और हिप बोन का दोनों का एक्सरसाइज बड़े ठीक ढंग से हो जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो भी हमने बताया एक्सरसाइज करते समय, ये फिजिकल एक्सरसाइज और आपके सांस का दोनों का बहुत मानो एक गहरा संबंध है। जैसा मैंने बताया भी कि पहले सांस को अचानक ज्यादा रोक के भी नहीं रख सकते। इसमें जब आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं उस समय आप धीरे 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 सांस को छोड़ते हैं, और जब वो एक्सरसाइज का जो अंतिम जब पड़ाव पर आता है, जब रुकता है वो, उस समय धीरे धीरे सांस को आप अंदर ले भरते हैं फेफड़े में। तो ये जो है आपको थोड़ा सा तारतम्य और एक्सरसाइज करने से, योगा अभ्यास से ही ये दुरुस्त हो सकता है। तो उसके बाद अब योगासन का ये प्री प्लान है। उसके बाद जब योगासन हम शुरू करते हैं तो आसन के लिए कुछ आसन तो खड़े खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में किए जाते हैं, कुछ आसन जो है सिटिंग पोजीशन में किया जाता है, और कुछ आसन जो है प्रोन पोस्चर में किया जाता है। और इस तरह से एक सुपाइन पोस्चर भी होता है जिसमें कुछ आसन किए जाते हैं। तो इस तरह से आसनों की संख्या काफी है, और जो भी आसन है वो सबका मेन उद्देश्य यही है कि आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना और मन में एक शुद्धता लाना, जो बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सभी बीमारियों का जो कारण है वो मुख्य रूप से मन ही है। और मन को अगर हम कंट्रोल में रखें, संतुलन में रखें, तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जैसा कि इस योगा का जो थीम है कि योगा फॉर पीस, योगा फॉर हेल्थ और योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो आप देखेंगे कि योगा का जो मेन जो साधना है या योगाभ्यास का जो ध्यान और समाधि जो योगा में बताया जाता है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपके मन पर अपना कंट्रोल हो, और इसके अलावा उसमें कुछ नहीं, मुख्य रूप से मदिरा से ही तो इस तरह से जो योग है वो केवल शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है, ये सबसे जो महत्वपूर्ण इसका जो रोल है मन को संयम में रखना। तो इस तरह से योग के क्षेत्र में जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इसकी ऑल इंडिया में करीब 31 ब्रांचेज हैं, लगभग सभी भारत के स्टेट में हैं, और सिक्किम में भी यह रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से 1979 से कार्यरत है। और योगा के क्षेत्र में आयुर्वेद में भी बहुत विस्तृत वर्णन है, और हम लोग प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को बड़े साइंटिफिक ढंग से इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इसके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी लोगों को स्वस्थ रखा जाए, उनको बीमारी होने के चांसेस कम हो, और अगर बीमारी हो गई है तो उसका चिकित्सा किया जाए।